दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से लेकर लगभग 65 वर्षों तक सत्ता में कांग्रेस रही। इसलिए पूरे देश में जो प्रधानमंत्री होते थे वो कांग्रेस के होते थे और कांग्रेस के वो राजनेता ही पूरे भारत में एक हीरो की तरह उभरते थे, आदर सम्मान मिलता था। होता ये है कि क्षमा कीजिएगा, इसी को जारी रखते हुए बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन वर्ष 2004 तक ये कांग्रेस की सत्ता आई गई इस तरह से चला। लेकिन वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने निर्बाध शासन किया। उस दरमियान एक रोबोटिक प्राइम मिनिस्टर की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट कर दिया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, एंड श्रीमती सोनिया गांधी उसके ऊपर एक सुपर पीएम के पोस्ट पर बैठी और उन्होंने खुद के लिए एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी विकसित कर ली। इस काउंसिल में नॉन अल्ट्रा लेफ्ट एक्टिविस्ट एवं वो सभी जिनको सोनिया गांधी खुद अपॉइंट करती थी। कहना ज़रूरी नहीं कि उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में तीस्ता सीतलवाड़ भी थी। और उस दरमियान 10 वर्षों के कार्यकाल में श्रीमती सोनिया गांधी सुपर पीएम रहीं, भारत की रानी माँ रहीं, और राहुल जी एक प्रिंस की तरह, राजकुमार की तरह जीवन बिताया उन्होंने। अब सब लोगों की बारी, खेलने की बारी ख़त्म हो गई थी और अब पूरे देश में केवल एक हीरो बचा था जिसे राहुल गांधी कहा जाता था। उसका कोई विकल्प नहीं दिखता था। केवल वही व्यक्ति भारत की तकदीर को बना सकता था और कोई इसके लिए फिट नहीं था। एक आम धारणा जो बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, कोई गायक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक खिलाड़ी जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो उस पर एक इंडिपेंडेंट राय जो बनती है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होकर के उसके पक्ष में बनती है। लोग इसे कहते हैं कि अच्छा गा रहा, बहुत अच्छा गा रहा, अच्छा खेल रहा, बहुत अच्छा खेल रहा। लेकिन तुलना तो तब स्टार्ट होती है जब मैदान में दूसरा या तीसरा गायक अथवा प्लेयर, खिलाड़ी आता है। तब तुलना में ये होता है कि वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था कि ये बाद वाला ज़्यादा अच्छा। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग मतलब पूर्वाग्रहवश पहले वाले को तरजीह देते हैं और पहले वाले को ही ज़्यादा अच्छा बताते भी हैं। राहुल गांधी, अभी फिर जानकारी मिली है कि विदेश जा रहे हैं और उनकी तारीख जो भी हो कुछ वैसे ही तय होगी कि प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं उनसे 1 वीक या 10 दिन पहले ये जाएंगे, राहुल जी जाएंगे, उसके बाद मोदी जी जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि राहुल जी विदेश क्यों जा रहे हैं? अमेरिका में जाकर नेता प्रतिपक्ष का कौन सा काम होगा कि कौन सी उपलब्धियां होंगी, और ये प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक पहले ही क्यों जा रहे हैं?
इस पर थोड़ा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, विदेश क्यों जा रहे हैं, इसका कारण तो ये लगता है कि वैसे देश के एक समृद्ध परिवार में, प्रधानमंत्री की लिगेसी वाले परिवार में राहुल गांधी का जन्म हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और वो भारत के भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाने लगे। इन चीज़ों ने, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न किया होगा। किंतु मनोविज्ञान में कई बार बातें बिल्कुल उल्टी होती हैं। इतना सारा कुछ होते हुए भी चूंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी नीचे स्तर तक गए। प्राइम मिनिस्टर के पहले क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर यही है कि वो पहले ही जाना चाहेंगे, बाद में नहीं। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी फॉलोड बाई और प्रिसीडेड बाई and later on followed by. He wants to spray the news. The visit of Rahul Gandhi preceded the movement of Prime Minister of India, not as Mr. Rahul Gandhi went to America following the Prime Minister of India. दूसरी बात इस तरह से लिया जाना चाहिए कि जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की गतिविधि होती है प्रधानमंत्री मोदी की, ये उनका विरोध करते हैं। जैसे एक बार इंडिया जो है क्रिकेट में फाइनल जीतते जीतते रह गया। उन्होंने अगले दिन एक भाषण दिया मीटिंग में, अच्छे भले खेल रहे थे, जीत तो रही थे, लेकिन वहाँ पहुँच गए पनौती। नरेंद्र मोदी माने पनौती, यानी पनौती पीएम, पनौती मोदी यानी पीएम। तो हारना ही था इंडिया की टीम को। वो किसी हद तक चले जाते हैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलने में, ताकि पब्लिक का सेंटिमेंट वो अपनी तरफ खींच सकें, पब्लिक के माइंड सेट में, मेंटल स्पेस में केवल और केवल राहुल गांधी बने रहें, और नहीं तो कम से कम डोमिनेटिंग ज़रूर। दूसरी घटना जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ली जा सकती है, जहां वो जानबूझकर मोदी को राष्ट्रीय पटल से हटाने या सबमर्ज करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जिस समय श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होना था, वही दिन उन्होंने अपनी न्याय यात्रा का पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक भारत में न्याय यात्रा शुरू करना था, और यह यात्रा उन्होंने ठीक उसी दिन शुरू की जिस दिन से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना था। कारण कि वो ये जानते थे कि राम की लहर बहुत भारी मात्रा में उठेगी, बहुत बड़े स्तर पर उठेगी, क्योंकि वहाँ से इस तरह को रिलेट किया गया था। बहुत से लोग अयोध्या नहीं पहुँचे, उन सब लोगों को निर्देश था कि अपने घर में दिवाली मनाएं। तो यानी हर आदमी उस घटना से जुड़ा हुआ था, टीवी पर देख रहा था और आनंदित हो रहा था। अब मोदी के इतने बड़े फिगर को अगेन सबमर्ज करने के लिए राहुल गांधी ने
इस यात्रा को मणिपुर से शुरू की और आसाम पहुंचते पहुंचते, चूँकि वो जानते थे कि हेमंता विश्व शर्मा यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, इसलिए वो मेरी बात का खंडन करेंगे और पुरजोर तरीके से खंडन करेंगे। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माइक पकड़कर कहा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता आपका मुख्यमंत्री है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त भारत का कोई राजनेता नहीं है। ये निगेटिव रिमार्क किसी पर अनसपोर्टेड पास करने का उनका उद्देश्य रहता है कि वो पब्लिक का अटेंशन अपनी ओर खींचें। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, बहुत उदाहरण हैं। मंशा या मकसद सिर्फ इतना है कि मोदी के इमेज को सबमर्ज करके खुद डोमिनेट करना है और मीडिया में तथा पब्लिक के मेंटल स्पेस में खुद डोमिनेट करना है और प्रभावी बनाना है। यदि आप 2014 से लेकर आज तक राहुल गांधी के संसदीय इतिहास पर विचार करेंगे या उसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब व्यक्तिगत स्तर पर आ गए हैं मोदी का विरोध करने के लिए, और यहाँ तक कि वो व्यक्तिगत स्तर पर भी कमेंट पास करने लगे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बार उन्होंने कहा कि ये जो मोदी हैं ये शुरू से बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि जहाँ से मोदी जी आए हैं वहाँ उस जाति को, जिस जाति की ये हैं, वो बैकवर्ड कम्युनिटी में था ही नहीं, ओबीसी में था ही नहीं। किंतु बाद में इन्होंने अपना पद प्रभाव का उपयोग करते हुए इसे ओबीसी क्लास में लाया और उसके बाद संसद में होने वाली कई कार्रवाई हैं जिस पर राहुल जी सदन में मौजूद ही होते हैं, उपस्थित होते हैं व्यक्तिगत रिमार्क देने के लिए। जैसे पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि लेकिन ये हिंदू जो हैं, हिंसा हिंसा हिंसा, सभी हिंदू हिंसक होते हैं, नफरत नफरत नफरत। और उसके बाद करते करते वहाँ तक ले गए बात कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने तुम ताम कहना शुरू किया और कहा कि तुम हिंदू हो ही नहीं। किसी तरह की आचार या मर्यादा राहुल गांधी की बात में नहीं है। कभी कभी ये भी विचार मन में आता है कि उनकी परवरिश के दरमियान किस तरह के संस्कार डाले गए हैं, किंतु अंत में आप इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि यह विरोध और बदले की जो भावना है, इसमें जलता हुआ इंसान ये सब बातें नहीं समझता। वो चाहता है कि कितना मैं डैमेज करूं। क्रोध में वो उस तरह के अगर फिजिकली नहीं करना पा रहा है तो वो बाय वर्ड डैमेज करना चाहता है। सो एवरीथिंग इज इंटेंशनल, नथिंग इज स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से अब राहुल और मोदी का झगड़ा जो है वो पहुंच गया है। अब आती है दूसरी बात कि राहुल अमेरिका क्यों जा रहे हैं। अमेरिका जाना राहुल का ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये इसके पहले भी गए थे और
इस बार भी शायद उन्हीं कार्यों से जा रहे हों जिससे कि पहले गए थे। लेकिन जो अभी तक निश्चित और वेल स्पोकन प्रोग्राम है वो ये कि ये अमेरिका में नॉन रेजिडेंट इंडियन से मिलेंगे, नॉन रेजिडेंट बिजनेसमैन से मिलेंगे, उसके बाद ISI ऑफिशियल से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और फिर खालिस्तानी आंदोलनकारियों से या खालिस्तानी एक्टिविस्ट से संपर्क करेंगे। और संपर्क क्या करेंगे, उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, प्लान पर डिस्कस करेंगे कि कैसे खालिस्तान के आंदोलन को सफल बनाया जाए। इसके बाद उनकी मुलाकात का कार्यक्रम होगा बड़े लोगों से। तो वो फिर व्हाइट हाउस जाएंगे। वहाँ के एक स्पेशलिस्ट हैं जो कि रेजीम चेंजर हैं, जो डिफरेंट देशों में सत्ता परिवर्तन कराते हैं, मोस्टली सत्ता पलट के माध्यम से। उनसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल जी के ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मोदी को हराने के लिए चाइना ने कोई कसर उठा नहीं रखी थी। जिहादियों ने भी अपनी पूरी कोशिश की। और उधर ये अंकल जॉर्ज सोरोस, उन्होंने $6 मिलियन अलग रख दिया था मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। किंतु इसके सारे लोग प्लस लेफ्ट लिबरल जर्नलिस्ट, मीडिया एंड एवरीथिंग विच इज़ लेफ्ट लिबरल ने पूरी कोशिश की मोदी को हराने की। लेकिन इसके बाद जो परिणाम है उसमें यह तो ज़रूर लगा कि लोगों का इतना पैसा, प्रभाव तथा लेफ्ट लिबरल जर्नलिस्ट की मेहनत काम आई और भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं पहुंची, बल्कि उसे कुल मिलाकर 240 सीटें प्राप्त हुईं। किंतु फिर भी अंतिम में पूरे शो को फ्लॉप करते हुए श्री नरेंद्र मोदी भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो जाहिर है ये वहाँ जाकर जॉर्ज सोरोस से भी अंकल सोरोस से भी मिलेंगे। आप ये देखेंगे अगर भारत जोड़ो यात्रा का एक सीन, उसमें उनके दाहिने बाजू एक लड़की चलती हुई मिलती है। वो लड़की मनमोहन सिंह की बेटी है और वो अंकल जॉर्ज सोरोस के ये NGO ओपन सोसाइटी में काम करती है। सो ओपन सोसाइटी इज सच open to such an extent that everyone who at least promises to damage or harm in any way Narendra Modi will be awarded with some lucrative prizes, cash prizes. लेकिन ये हो न सका। फिर भी आप ध्यान दिए होंगे कि 99 सीट प्राप्त करने के बावजूद राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज बहुत एक्साइटेड था, बहुत पॉजिटिव था, आत्मविश्वास से भरे हुए। इसलिए कि अंकल जॉर्ज का सोरोस कैश सपोर्ट किसी न किसी माध्यम से उनके आसपास के लोगों के पास पहुंचता था। इसीलिए और इसी बूते पर राहुल गांधी ने फिर यह घोषणा कर दी
कि यह अलायंस, यह गठबंधन की सरकार अगस्त तक चलेगी। 10 अगस्त तक इसका ये सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 अगस्त की तारीख रेजीम चेंजर के द्वारा या अंकल जॉर्ज सोरोस के द्वारा दी गई हो। वेल, कारण जो भी हो, लेकिन विषय एक ही है कि राहुल गांधी कुछ भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के संपर्क में चल रहे हैं और कई जगहों पर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की इस गहराई तक गिरे हुए हैं कि वो मोदी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका में प्रधानमंत्री के पहले जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये बातें यहीं समाप्त होती हैं, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ठीक लगे आपको तो शेयर भी करें। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।